हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोड 55 यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। माय नेम इज़ रिचा भारती। आई हैव क्वालिफाइड नेट 2 times and I have a teaching experience of 3 years. So let's quickly start with the session. So, our first question is, who developed HRD as those learning experiences which are organized for a specific time and designed to bring about the possibility of organizational change? Okay. See friends, ये जो definition है HRD की, ये किसने दी थी? ये दी थी लियोनार्ड नाडलर ने. In fact, he was the person who introduced the term HRD in the year 1969. 1969 में लियोनार्ड जी ने एचआरडी को इंट्रोड्यूस किया था और साथ ही साथ उन्होंने इसकी ये डेफिनेशन दी थी. ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. एक और डेफिनेशन दी थी टीवी राव ने, और उनका भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको याद रहे, आप कीवर्ड्स को रिलेट कर पाए कि किसने क्या कहा था. ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. ठीक है, तो टीवी राव जी ने क्या बोला था? एचआरडी इज अ प्रोसेस टू एक्वायर एंड शार्पन द कैपेबिलिटीज, to develop their general capabilities and to develop an organizational culture. टीवी राव जी ने बोला था कि हम कैपेबिलिटीज को एक्वायर करते हैं, शार्पन करते हैं और उसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर को डेवलप करते हैं. ठीक है. सी फ्रेंड्स, एचआरडी एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, एचआरडी में हम लोग बेसिकली एकदम सिंपल टर्म्स में बोले तो हम लोग स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, स्किल्स, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज को हम लोग इंक्रीज करते हैं, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं और उसके थ्रू कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं. कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करके हम लोग एक जो भी पर्सन होता है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो दे सकता है, अपने बेस्ट पोटेंशियल पे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क कर सकता है, हम लोग इस चीज पे एम्फेसिस करते हैं. हम लोग उसके बिलीव्स को, उसके मोल्ड्स को, उसके एटीट्यूड्स को, उसकी वैल्यूज को मोल्ड करते हैं और इस तरह से मोल्ड करते हैं ताकि वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रियलाइज करे और ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे. ठीक है, उसके लिए जो भी ट्रेनिंग चाहिए होती है, डेवलपमेंट चाहिए होती है, वो सारा कुछ हम लोग एचआरडी में प्रोवाइड करते हैं. तो यही होता है हमारा एचआरडी का गोल. सी फ्रेंड्स, एचआरडी एक सिंपल इस बेसिस को बिलीव करता है दैट देयर इज नो एंड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द लर्निंग प्रोसेस कैन कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, तो एक बंदा कभी भी सीखना छोड़ता नहीं है, तो उसे कभी तो इसलिए उसकी कैपेबिलिटीज को पे हमें फोकस करना है, उसे एक्वायर करना है, उसे शार्पन करना है, उसे डेवलप करना है ताकि वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रियलाइज करे और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करे एंड इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द मेन फिलॉसफी ऑफ एचआरडी इंक्लूड्स ऑनेस्टी, बिल्कुल सही. इंटीग्रिटी, यस. टेक्नोलॉजी, यस. टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी भी एक फिलॉसफी है एचआरडी की. ओके. प्रोडक्टिविटी नहीं है. प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, हमारा फोकस क्या रहेगा? ऑनेस्टी पे, इंटीग्रिटी पे, टेक्नोलॉजी पे. इस पे हम ये उसकी फिलॉसफी है एचआरडी की. प्रोडक्टिविटी नहीं है क्योंकि इनके थ्रू हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, इनके थ्रू हमें इफेक्टिवनेस बढ़ानी है और इन टर्न वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. राइट, इसीलिए प्रोडक्टिविटी इज नॉट द मेन फिलॉसफी. इट कैन बी द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव, बट इट इज नॉट द मेन फिलॉसफी. इसलिए हमारा आंसर होगा ओनली ए, बी एंड सी. राइट, 1 सेकेंड. Yeah. So question number 3. Which of the following is not a function of HRD? ठीक है, HRD का डेफिनेशन हमने समझा, उसका गोल समझा, उसका ऑब्जेक्टिव समझा, उसकी फिलोसफीज को भी समझा. वो which of the following is not a function. अब हम लोग फंक्शन को समझते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक फंक्शन है एचआरडी का. एचआरडी ध्यान देती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को के इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं while taking care well-being of its members. ठीक है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल
एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा कैसे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही होगा ना। हम लोग कैपेबिलिटीज को जब एक्वायर करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं, डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर स्किल के लिए होता है। डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होता है, जो फ्यूचर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी एम्प्लॉयज को रेडी करता है। ये कोई पर्टिकुलर स्किल पे नहीं होता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है। करेक्ट। करियर डेवलपमेंट भी फंक्शन है एचआरडी का। करियर डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करियर प्लानिंग करते हैं और करियर मैनेजमेंट करते हैं। करियर प्लानिंग में क्या करते हैं फ्रेंड्स? करियर प्लानिंग में हम लोग मे बी विद द हेल्प ऑफ काउंसलर एंड अदर्स जो एम्प्लॉयज है उसकी कैपेबिलिटीज और स्किल्स को असेस करते हैं, ठीक है, रियलाइज करते हैं। तो असेस करना, रियलाइज करना, एनालाइज करना, ये आएगा करियर प्लानिंग में, ठीक है। और करियर मैनेजमेंट में क्या आएगा? करियर मैनेजमेंट में आएगा जो हम लोग एक्चुअल स्टेप्स लेते हैं सो दैट जो करियर प्लानिंग में हमने जो डिसाइड किया था उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो करियर डेवलपमेंट इज द सम ऑफ करियर प्लानिंग एंड करियर मैनेजमेंट, ठीक। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा करियर एम्पावरमेंट। करियर एम्पावरमेंट कोई एचआरडी का फंक्शन नहीं होता। करियर एम्पावरमेंट इज इटसेल्फ वन एलिमेंट ऑफ करियर डेवलपमेंट, ओके। और जो एचआरडी की जो फंक्शंस होती हैं वो ये तीनों होती हैं, करेक्ट। एचआरडी इज अ प्रोसेस which progresses by proper management of resource, customer satisfaction, time resource optimization, performance appraisal, counseling and training. See friends, इसमें थोड़ा सोचना होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो होगा performance appraisal, counseling and training. ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देती है, टाइम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन पे भी ध्यान देती है। दिस इज अ नॉर्मल requirement, normal business processes. It includes in normal business processes. लेकिन अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो तो एचआरडी किस पे फोकस करती है? अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कैपेबिलिटीज को, उनको इम्प्रूव करेंगे थ्रू एडिशनल ट्रेनिंग, एंड देन काउंसलिंग, परफॉर्मेंस काउंसलिंग अगर रिक्वायर्ड है तो वो करेंगे, और उसके बाद ट्रेन करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी टोटल मैन पावर फोर्स है ना, उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रही है, राइट। स्किल्स, कैपेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ मैन पावर इज प्रोग्रेसिंग थ्रू ओनली दिस प्रोसेस, नॉट बाय दिस थ्री आर नॉर्मल बिजनेस प्रोसेसेस। बट अगर प्रोग्रेशन की बात हो रही है तो वो तो इसके थ्रू ही होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द आउटकम्स ऑफ एचआरडी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आर। अब जब हम लोग एचआरडी के प्रोसेस को प्रोग्रेस कर रहे हैं, एचआरडी के प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हैं बाय दिस, देन व्हाट विल बी द आउटकम्स? उसका आउटकम क्या क्या होंगे? तो हायर वर्क कमिटमेंट एंड जॉब इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल ये होगा ही। हायर जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा, हम लोग बेटर यूटिलाइज भी कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को, है कि नहीं। फिर ग्रेटर टीम वर्क भी होगा, ओके। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, दिस 4 आर द आउटकम्स ऑफ एचआरडी, ठीक है। Question number 6. HRD matrix shows the interrelation between HRD instrument, HRD processes and dash and dash. See, HRD जो मैट्रिक्स होती है ना फ्रेंड्स, वो 4 चीजों के बीच में इंटर रिलेशन बताती है। फर्स्ट वन इज HRD इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड वन इज HRD प्रोसेस, थर्ड वन इज HRD आउटकम एंड फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। हमारा आंसर होगा ये सी। HRD इंस्ट्रूमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? एचआरडी इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा हमारा, जिसके थ्रू हम लोग एचआरडी कैरी आउट करते हैं, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो उसमें हो जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, काउंसलिंग, पोटेंशियल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, रिवॉर्ड्स, ये सब के थ्रू हम एचआरडी को फैसिलिटेट करते हैं। इसलिए ये सारे एचआरडी इंस्ट्रूमेंट है ना। उसके बाद एचआरडी इंस्ट्रूमेंट जो है, इट लीड्स टू द एचआरडी प्रोसेस, ठीक है। इस मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या बता रहा है? इंटर रिलेशन बता रहा है बिटवीन दीज फोर पॉइंट्स। तो एचआरडी इंस्ट्रूमेंट्स लीड्स टू एचआरडी प्रोसेसेस। एचआरडी प्रोसेसेस में क्या आता है? जब एचआरडी इंस्ट्रूमेंट के बाद एचआरडी प्रोसेस में हम लोग परफॉर्मेंस की प्लानिंग करते हैं, उसको एम्प्लॉय को अपने रोल की क्लैरिटी मिलती है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें एक डायनेमिज्म आता है,
तो ये जो प्रोसेसेस हुई वो होती है एचआरडी प्रोसेसेस। उसके बाद एचआरडी आउटकम। तो एचआरडी आउटकम के बारे में हमने पढ़ा। तो एचआरडी इंस्ट्रूमेंट के बाद जब एचआरडी प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो एचआरडी आउटकम में जो लोग होते हैं वो ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं, ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं, विच इन टर्न लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। करेक्ट। तो यही है एचआरडी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म एचआरडी क्लाइमेट? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रॉ एंड अब्राहम। ठीक है, रॉ एंड अब्राहम ने 1986, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे यूजुअली आस्क इन विच ईयर द टर्म वाज कॉइन्ड, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो 1986 में रॉ एंड अब्राहम ने एचआरडी क्लाइमेट को इंट्रोड्यूस किया था। इट इज अ वेरी रिसेंट, ओके, रिसेंट डेवलपमेंट। तो ये इसलिए भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एचआरडी क्लाइमेट होता क्या है। ठीक है, तो एचआरडी क्लाइमेट ये होता है कि एक परसेप्शन होता है। ठीक है, इसका मेन थिंग इज परसेप्शन, परसेप्शन अबाउट द पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, कंडीशंस एटसेट्रा ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। हम वर्किंग एनवायरनमेंट को किस तरह से परसीव करते हैं और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो डेवलपमेंट पे कितना ध्यान दे रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू टॉप मैनेजमेंट, जो भी हमारा जो वर्क कल्चर है वो सारे पीपल को कैसे ट्रीट करता है और उसकी उसकी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स उठाता है वर्क प्लेस। तो ये जो सारी जो की एम्प्लॉय की परसेप्शन होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, उसी परसेप्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एचआरडी क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who was the pioneer in India to design and integrate HRD system in 1970s? ठीक, HRD भी फ्रेंड्स एक रिसेंट टर्म है जिसको लियोनार्ड नाडलर ने 1969 में इंट्रोड्यूस किया था। राइट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। तो वो तो पायनियर कौन होगा? पायनियर था लार्सन एंड टुब्रो। इसने सबसे पहले 1970s में HRD सिस्टम्स को अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, the sequence of work related position for a person occupied throughout his life is called, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स करियर। ठीक है, जॉब नहीं होगा। जॉब क्या होती है? जॉब तो जो भी रोल आप कर रहे हो, जो भी पोजीशन आप एक्वायर किए हो, उसकी जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर हम आउटलाइन करेंगे तो दैट इज जॉब। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ टास्क विच यू आर डूइंग। और करियर क्या होता है? करियर क्या होता है कि जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो द सीक्वेंस ऑफ वर्क रिलेटेड पोजीशन फॉर अ पर्सन ऑक्यूपाइड थ्रू आउट हिज लाइफ, जिस तरह से आपने क्या क्या वर्क पोजीशन को एक्वायर किया है थ्रू आउट योर लाइफ, तो दैट इज व्हाट इज करियर। ठीक है, जॉब एनालिसिस भी नहीं होगा फ्रेंड्स। जॉब एनालिसिस क्या है? हम डिसाइड करते हैं, हम जॉब एनालिसिस में हम किसी भी जॉब की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करते हैं और फिर उसको आउटलाइन करके एक शेप देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, जॉब डिजाइन में क्या होता है कि जॉब एनालिसिस में जो भी हमने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड किया है कि ओके सच एंड सच वर्क शुड बी देयर इन जॉब, तो जॉब डिजाइन में हम उसको एक प्रॉपरली अरेंज करते हैं ताकि सिमिलर जॉब को ग्रुप करते हैं और डिसाइड करते हैं उसके डिपार्टमेंट्स, ताकि कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो और कोई भी बोर्डम ना हो। ठीक है, रिडंडेंसी ना हो काम में। ये काम करते हैं हम जॉब डिजाइन में। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ जॉब एनालिसिस। दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट इन डिटेल इन द लास्ट लेक्चर ऑफ HRM, राइट। Question number 10. A process by which individual can guide, direct and influence the course of their action is called. फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा करियर मैनेजमेंट। ठीक है, करियर प्लानिंग क्यों नहीं होगा? करियर एनालिसिस क्यों नहीं होगा? ये मैंने अभी पहले आपको एक हिंट दिया है, एक ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन में। ये इसलिए नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि करियर प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? करियर प्लानिंग में हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं अपनी कैपेबिलिटीज को, स्किल्स को, कि और उसके थ्रू हम एक रियलिस्टिक करियर प्लान बनाते हैं। ओके, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी स्किल क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके थ्रू अपने लिए क्या करियर चॉइस कर सकते हैं।
तो ये काम हम करते हैं करियर प्लानिंग में, ठीक है। तो करियर एनालिसिस को हम करते हैं किसमें, करियर प्लानिंग में, ठीक है। करियर प्लानिंग के बाद हम लोग जो स्टेप्स एक्चुअली में लेते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव डिसाइडेड टू बी एन इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, उसके बाद हम आईटी इंजीनियर अगर हमें बनना है, तो अगर हम अप्लाई कर रहे हैं वेरियस कंपनीज में, रेज्यूमे बना रहे हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी आर ऑलरेडी डूइंग, जिसको हम लोग सक्सेशन प्लानिंग भी कहते हैं। तो जो नेसेसरी स्टेप्स हम लोग लेते हैं to achieve that plan, that is called career management. So career management includes career planning plus that steps we have taken. So all of it is comes in career management, ठीक है। तो इसलिए the process by which individual can guide, direct and influence the course of their action is called career management, ठीक है। 11. Dash is the enabler of organization learning. It refers to multidisciplinary approach to achieving organizational objective by making best use of knowledge. इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट होगा इसका आंसर। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है? नॉलेज मैनेजमेंट इज एन इनेबलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, ठीक है। एक तो ये है, अगर हम इसको डिटेल में समझें तो नॉलेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉलेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, suppose those of you who have already worked in any organization, those can relate that अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज होती हैं, जो भी प्रोसेसेस यूज होते हैं, कुछ की इंफॉर्मेशन होती है विच इज रिलेटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो वो जो सारा नॉलेज होता है कि प्रोसेस कैसे काम करती है और वहाँ के लोगों का कैसा परफॉर्मेंस है और शेयरिंग ऑफ रिलेशंस क्या क्या आपने सीखा, ये जो सारा कुछ होता है जो विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली, वो उसका नॉलेज होता है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर हम लोग कभी कभी देखते हैं कि इफ एम्प्लॉय हैज रिजाइंड, ठीक है, तो उसे बोला जाता है कि आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी आपके फाइल्स है, जिस चीज पे आपने वर्क किया है, आप उसको एक फोल्डर में बना के सेव कर दीजिए ताकि जो नया एम्प्लॉय आए, ज्वाइन करे, वो उसको एक्सेस कर सके और जो जॉब की जो उसकी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको अच्छे से सीख सके, कर सके उसके थ्रू। तो ये एक प्रोसेस है नॉलेज एंड मैनेजमेंट का ही, ठीक है। तो हम लोग नॉलेज मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को इनेबल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं उसके थ्रू, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी इसके थ्रू मिलता है, लेसन्स को शेयर करते हैं और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, करेक्ट। 12. Who is known as father of personal management? ये एक्चुअली बस आपके पास नॉलेज को चेक करने के लिए है। तो फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? रॉबर्ट अर्न को। रॉबर्ट अर्न ने और क्या क्या किया था? उन्होंने 8 आवर्स वर्किंग टाइम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 आवर्स वर्किंग टाइम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो इट विल बी रॉबर्ट अर्न एंड, और उसने क्या क्या किया था? उसने बताया था कि वर्कर इज चाइल्ड एंड ओनर इज दैट फादर इज द ओनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। इसने बताया था कि जो वर्कर होता है वो चाइल्ड होता है और जो ओनर होता है वो फादर होता है, इसलिए उसको एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। रॉबर्ट ओवन ने बोला था कि लेबर्स की वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, इसलिए और ये सारे चीजों को बताया था, इसलिए उसे फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। Next, it is also known as 80-20 rule. It says that for many outcomes, roughly 80% of consequences came from 20% of the causes. This is very important as well as very interesting. ठीक है, इसका आंसर होगा पेरेटो प्रिंसिपल तो होगा ही, साथ ये भी होगा, ये भी होगा और ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर होगा पेरेटो प्रिंसिपल को ही द लॉ ऑफ वाइटल फ्यू बोलते हैं और द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर स्कैरसिटी भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ देम होगा। मैंने जानबूझकर ये ऑप्शंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ ऐसा टर्म दिया रहे तो इट विल बी ऑल ऑफ द अबव, राइट, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि पैरेटो प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक। तो इसको 80-20 रूल भी बोला जाता है। ये बताता है दैट फॉर मेनी आउटकम्स रफली 80% ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस कम फ्रॉम 20% ऑफ द कॉज, ठीक है। तो 80% ऑफ द इफेक्ट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कॉज। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को बताता है। और ये बताता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गार्डन है, अगर हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लें, गार्डन है पीस का, तो 80% roughly 80% of the peas production will come from 20% of the peas plant who are growing well, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि जो there are this ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कहीं भी इन अ रफ अप्रोक्सीमेशन ये अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल in one department, ठीक है, in one department is not performing well, so roughly 80% of the consequences comes from 20% of the cause. So he's not performing well, that means 80% of the cause that department is not performing well will come from 20% of the employees in that department, ठीक है। उस डिपार्टमेंट के में अगर 10 लोग हैं तो सिर्फ 2 लोग ही ऐसे होंगे जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण 80% ऑफ द डिपार्टमेंट जो रिजल्ट है उसका 80% इज डिपेंडिंग ओनली ऑन दोज 2 पीपल, दैट द रिजल्ट इज नॉट गुड। तो इस तरह से एक रफ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं पैरेटो प्रिंसिपल में, ठीक है। ये ऐसा रूल बनाया है पैरेटो जी ने, ओके। Next, 14. The concept of the career anchors was introduced by Edgar Schein. ठीक, career anchors क्या होता है फ्रेंड्स? career anchors हमारा एक मोटिवेशन या फिर एक ड्राइवर होता है किसी जॉब के लिए, ठीक है। देखिए, each one of us has a particular orientation towards job. किसी को मैनेजरियल जॉब पसंद है, किसी को टेक्निकल जॉब पसंद है, ठीक है। तो जो career anchor denotes the basic drives that creates the urge to take up a certain type of career. बेसिक ड्राइव, जो बेसिक अर्ज होती है, जो हमें बताती है कि हमें यही करियर चूज करना है, वो होता है, इसे हम कहते हैं क्या? करियर एंकर। अगर किसी के पास मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है, किसी के पास लीडरशिप क्वालिटीज है, डिसीजन मेकिंग उसके पास स्किल्स है, तो ही विल ऑब्वियसली आउट फॉर अ मैनेजर जॉब ऑफ मैनेजरियल पोजीशन, राइट। और किसी ने बस टेक्निकल स्किल्स सीखी है तो ही विल गो फॉर अ टेक्निकल जॉब। अगर किसी का ये एक पर्सनली भी डिपेंड करता है, पर्सनल क्वालिटीज पे भी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्शन पसंद है, अगर किसी को इंडिपेंडेंस पसंद है, तो वो एक ऐसा जॉब लेगा जहाँ पे थोड़ी ऑटोनॉमी हो, राइट। तो ये सारी जो मोटिवेटर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? करियर एंकर्स। Question number 15. A group of work who do the same or similar work, who meet regularly to solve, analyze and discuss work-related problems. It consists of minimum 3 and maximum 12 members. These are quality circles. Sorry, it will be C. Quality circle. हाँ, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं फ्रेंड्स, क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं जो एक सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो मीट रेगुलरली, वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको डिस्कस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 12। ये आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि क्वालिटी सर्कल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ लोग होते हैं, और आपको ऑप्शन दिया रहेगा 10, 12, 13, 14। आपको चूज करना होगा क्या? 12, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है क्वालिटी सर्कल का? क्वालिटी सर्कल का एडवांटेज क्या ये होता है कि मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। एक पर्सनल ग्रोथ को भी वो इंक्रीज करता है, ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। और जब सारे वर्कर्स मिल करके जब कुछ डिस्कस करते हैं, ओके क्या है ये, तो मैनेजमेंट अवेयरनेस क्रिएट करता है कोई भी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसके लिए, ठीक है। तो एक तरह से वो उनको एक आइडिया देता है, एक इंसाइट देता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, और साथ ही साथ उनमें एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन और उनका मोटिवेशन भी इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. हु ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड क्वालिटी सर्कल्स? ठीक, तो जो क्वालिटी सर्कल्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, ये क्वालिटी सर्कल ये किसने डिस्क्राइब किया था? सबसे पहले हु ओरिजिनली डिस्क्राइब, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एडवर्ड डेमिंग। एडवर्ड डेमिंग ने इसे डिस्क्राइब किया था 1950 में,
ठीक है। 1950 में एडवर्ड डेमिंग ने इसे डिस्क्राइब किया था, और जो इशिकावा जी थे, इशिकावा जी ने इसको एक्सपैंड किया था जापान में और उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड धीरे धीरे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने एक्सपेंशन किया था तो वो होगा इशिकावा, लेकिन ओरिजिनली किसने डिस्क्राइब किया था तो वो होगा एडवर्ड डेमिंग। इशिकावा ने एक्सपेंशन कब किया था? 1959 में, ठीक है। और इनफैक्ट इनके इशिकावा के कंट्रीब्यूशन के लिए इशिकावा जी को ही फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल्स बोला जाता है, एडवर्ड डेमिंग को नहीं बोला जाता, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ओरिजिनली डिस्क्राइब बाय एडवर्ड डेमिंग इन 1950, एक्सपेंशन by Ishikawa in 1959, and then father of quality circle is also Ishikawa, ठीक है। Next, question number 17. Balanced scorecard concept was first introduced in 1992. ये मैंने मेंशन भी कर दिया है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था आपको, ताकि याद रहे उसके लिए। तो बैलेंस स्कोर कार्ड was introduced in 1992 by David Norton and Robert Kaplan, ठीक है। ये भी आपको याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इन वन और मोर में ये पूछा भी जा चुका है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बैलेंस स्कोर कार्ड में होता क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड एक स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेट्रिक होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जितने भी बहुत फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सबको लिस्ट करता है, ठीक। उसका जो इम्प्रूवमेंट टाइम वाइज जो इम्प्रूवमेंट उसका कितना हुआ है वो बताता है, और उसके जो आउटकम्स है, जो रिजल्ट है, उसके बारे में बताता है। वो एक मैट्रिक्स होता है जो कि हर फंक्शन, हर पैरामीटर को लिस्ट करता है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारा एक मैट्रिक मीन्स न्यूमेरिकल टर्म्स में सारा मेंशन किया हुआ होता है सारे परफॉर्मेंस का। और कौन कौन जो है वो परफॉर्मेंस कैरी आउट कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में है, वो भी उसमें रहता है। तो अगर किस डिपार्टमेंट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये सब कुछ उससे पता चल जाता है, ठीक है। और फीडबैक भी बताता है ये। आई होप सम ऑफ दोज who have work experience, they could have relate to this balance scorecard. They would have seen their balance scorecard which comes after that year end, that comes at year end. Some of you may be familiar with it, ठीक है। तो इसमें सारे फैक्टर्स को देखते हैं, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो सारा एनालाइज करते हैं। अगर परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ है तो क्यों हुआ है, और कौन कौन से लोग उसके रिस्पॉन्सिबल है, सब पता चल जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल्स इन इंडिया? क्वालिटी सर्कल्स, ये फ्रेंड्स देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वालिटी सर्कल्स में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है एडवर्ड डेमिंग एंड इशिकावा, ठीक है। ये है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक। उसके बाद जो इन्वॉल्व है जो इंडिया में, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल इन इंडिया, तो उसका आंसर होगा एसआर उर्पा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एसआर उर्पा जो थे, उन्होंने इंडिया में कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. An organization secretly tries to lure employees of another organization. It is called. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका आंसर होगा पोचिंग। पोचिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। पोचिंग तो सबसे पहले एक अनएथिकल अप्रोच होता है, दिस इज नॉट एथिकल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अनएथिकल होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव फर्म है, ठीक है, वहां पर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वो उस एम्प्लॉय को टारगेट करेगी, उसे प्रॉपर उसे अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स, अट्रैक्टिव इंसेंटिव देने की कोशिश करेगी, उसके थ्रू उसको टारगेट करने की कोशिश करेगी कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर के हमारे पास काम कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोचिंग में हम कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज होते हैं, उनको हम कांटेक्ट करते हैं, सीक्रेटली उनको कॉल करते हैं, या फिर कुछ भी किसी तरह से हम उनको कांटेक्ट करते हैं, और उनको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए उनको लालच देते हैं कि हम आपको हाईएस्ट सैलरी देंगे, हम आपको ज्यादा रिवॉर्ड देंगे, हम आपको ज्यादा इंसेंटिव देंगे। तो ऐसा होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं पोचिंग। दिस इज अनएथिकल, राइट। Next question number 20. When a process changes in a re-engineering program, the dash of the concerned employee also changes. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में री-इंजीनियरिंग हो रही है, तो किसी एम्प्लॉय का क्या चेंज होगा, ठीक है। उसकी डेजिग्नेशन वही रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है।
अगर वो मैनेजर है तो मैनेजर ही रहेगा, सीनियर मैनेजर है तो सीनियर मैनेजर ही रहेगा। क्वालिफिकेशन हम उसकी चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस उसकी उतनी ही रहेगी, ठीक है। उसका जो चेंज होगा वो होगा जॉब प्रोफाइल, ठीक है। कैसे? कि जब हम लोग री इंजीनियरिंग करते हैं प्रोग्राम को, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस कोर बिजनेस प्रोसेस होता है उसको रीडिजाइन करते हैं, ताकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आए, जो भी वेस्ट प्रोसेसेस हो वो सारी चली जाए, ठीक है। तो हम सब उसके अपने जो कोर बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसको हम रीथिंक करके रीडिजाइन कर रहे हैं, राइट। तो जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम शफल करके उसमें जो जो भी एडिशनल ड्यूटीज होंगी उसको सबको डाल करके, तो हम जॉब प्रोफाइल जो है लोगों का बस उसको बदलेंगे, राइट। उसके डिजिग्नेशन सेम रखेंगे, उस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से तो मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो चेंज होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ जॉब प्रोफाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, sensitivity analysis was given by Kurt Lewin, राइट। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को हम लोग टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग होती है, ये जो ग्रुप स्टडी होती है, जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग ग्रुप में इंटरेक्ट करते हैं तो वो जो इंटरेक्शन होता है वो कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, और जो ग्रुप में लोग अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल ट्रेट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि लोगों में कनेक्शन ज्यादा हो और वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन पे जल्दी और इफेक्टिव तरीके से पहुंचे। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, जिसको किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था, ठीक है। 22, ऑक्टापेस मीन्स आर। ऑक्टापेस का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? ओपननेस, कॉन्फ्रंटेशन, इट इज आस्किंग फॉर दिस टी, ऑथेंटिसिटी, प्रोएक्शन, ऑटोनॉमी, कोलैबोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑक्टापेस इज एन एलिमेंट ऑफ HRD क्लाइमेट, जो हमने पहले डिस्कस किया था, HRD क्लाइमेट उसका एक एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्टापेस बताता है किसी भी एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ को डिस्क्राइब करने के लिए ऑक्टापेस को यूज किया जाता है, ठीक। तो ऑक्टापेस का जो टी है यहाँ पे, टी विल कम फ्रॉम दिस ट्रस्ट। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज बीन आस्क्ड n number of times in UGC NET in some or different manner. They will sometimes ask for the this full form of P, full form of C, full form of E. They will ask, definitely they are going to ask. So you have to remember all the this abbreviation here. Okay, clearly you don't have to get confused. First C will mean confrontation and the second one will mean collaboration, right? ये किसका एलिमेंट है? HRD का एलिमेंट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। 23, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टापेस? ऑक्टापेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उदय पारिक ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिशबोन एनालिसिस इज अ टूल ऑफ क्वालिटी सर्कल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इशिकावा। फिशबोन एनालिसिस को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इशिकावा। फिशबोन एनालिसिस क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हम इस एनालिसिस में बनाते हैं, ठीक है। और हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, फॉर एनी प्रॉब्लम। हम लोग जो पॉसिबल कॉज होता है किसी भी प्रॉब्लम का, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उसको सॉर्ट करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैन मशीन, तो हम लोग सपोज दिस इज अ प्रॉब्लम, तो इसमें हम कैटेगरीज आइडेंटिफाई करते हैं। द प्रॉब्लम्स which has happened due to manpower, the problems which has happened due to machine. Then further हम लोग इसमें the problem which has happened due to machine, we will further notify with this arrow. तो इस तरह से हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, फिशबोन एनालिसिस करते हैं और प्रॉब्लम को जो होता है उसको डिस्प्ले करते हैं एंड्स पे, ठीक है। और जो ये सारे जो है वो कॉजेज है, इस कॉज से क्या क्या प्रॉब्लम हुए हैं, तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं, okay. Some of you may have done this in MBA, okay, in your MBA program. 25, to calculate the need for manpower on the basis of average labor turnover due to leave, retirement, death, transfer, discharge, etc. is also known as work
वर्कफोर्स एनालिसिस, इट विल नॉट बी जॉब एनालिसिस, इट विल नॉट बी फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में तो हम लोग बस फोरकास्ट करते हैं कि कितना हमारा मैन पावर हमें चाहिए, लेकिन अगर हम लोग फोरकास्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लेबर टर्नओवर ड्यू टू लीव, रिटायरमेंट, डेथ, डिस्चार्ज, तो हम उसे बोलेंगे वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में भी हम एवरेज हम लोग मैन पावर डिसाइड करते हैं एवरेज लेबर टर्नओवर के पे ही, लेकिन उसमें हम लोग लीव, रिटायरमेंट, डेथ, ट्रांसफर, डिस्चार्ज ये सारा कुछ कंसीडर नहीं करते हैं वर्कलोड में। वर्कलोड में हम सिंपली डिसाइड करते हैं ओके, 1 man कैन डू अ वर्क इन 10 hours, वी रिक्वायर वर्क ऑफ 100 hours, सो इन टोटल 10 वर्कमैन विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन वो 10 वर्कमैन में अगर उन्होंने किसी ने छुट्टी ले लिया है, कोई एब्सेंट है, तो वो सारा अकाउंट किस में होगा, वर्कफोर्स एनालिसिस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मीन्स, इसमें से कौन कौन सा फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ऑपरेटिंग फंक्शन है। टू एडवाइज ऑन मैटर रिलेटिंग टू मैटर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल जो भी ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जो कुछ भी इश्यूज हैं, जो मैटर है, प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उसके बाद उनकी सैलरी, कंपनसेशन, मोटिवेशन, वेलफेयर, ये सारे मैटर्स पे एडवाइस करना, काम करना, ये भी एक ऑपरेटिंग फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के फंक्शन नहीं है। कुछ कुछ हो सकते हैं पर सारे नहीं है, राइट। To perform duties which are entrusted to the personnel department under the supervision of a personnel manager, बिल्कुल उसका जो सीनियर होगा, जो सुपरवाइजर होगा, जो पर्सनल मैनेजर होगा, उसने उसे जो जो ड्यूटीज, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम करने को बोली है, वो सारा फंक्शन में किस में आएगा, ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ ह्यूमन मैनेजर में आ सकता है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड सी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, HRD मैट्रिक्स, ठीक है, HRD मैट्रिक्स वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टीवी राव। ये जो टीवी राव जी जो थे, उन्होंने HRD मैट्रिक्स को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, HRD मैट्रिक्स के बारे में हमने अभी पहले डिस्कस किया है इसी सेशन में, जिसमें बताया था कि HRD मैट्रिक्स जो है वो इंटर रिलेशन बताता है, किसमें किसमें, HRD इंस्ट्रूमेंट में, HRD प्रोसेस में, आउटकम्स में, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ये बताता है कि जो HRD इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस तरह से HRD प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जो HRD प्रोसेसेस जो होती है, परफॉर्मेंस प्लानिंग, रोल क्लैरिटी, वो फिर HRD आउटकम्स लाती हैं, जो कि होता है मोर कमिटमेंट, मोर सेटिस्फैक्शन, और उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस आता है। ठीक है, ये जो सारा कुछ जो इंटर रिलेशन है उसमें आता है, HRD मैट्रिक्स में आता है। ओके